नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। हैरानी की बात है जो भाजपा ने दिल्ली में बहुत देर से साहस दिखाया। वह लगातार इस दुविधा में बनी रही कि सरकार बनाए या चुनाव में जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा व महाराष्ट्र में अकेले लड़ने का साहस दिखाया। उससे पार्टी के पक्ष में अकल्पनीय नतीजे आए। इन नतीजों के तुरंत बाद दिल्ली में वापस चुनाव के फैसले में कोई दिक्कत नहीं थी। उसे जल्दबाजी से झारखंड के साथ ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव का फैसला करना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने देरी की। बहुत सोचने के बाद अब उसने साहस दिखाया है। 8 महीने से देश की राजधानी दिल्ली बिना सरकार के महीनों रहे, यह अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रपति शासन के चलते दिल्ली ठहरी रही, विकास काम ठप रहे और नई दिल्ली इलाके से बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा है तो भीड़, ट्रैफिक, गंदगी सब में भगवान भरोसे व्यवस्थाएं हैं। उस नाते दिल्ली को मजबूत निर्वाचित सरकार की जरूरत थी, मगर भाजपा में अरविंद केजरीवाल के आगे आत्मविश्वास का टोटा रहा। संदेह नहीं कि दिल्ली में आप पार्टी की जड़ें बहुत फैली हुई है, लेकिन जब कांग्रेस बुरी तरह ढह गई है तो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी का आधार अपने आप मजबूत होता है। भाजपा ने अब अपना रुख साफ किया है, सो दिल्ली में अब चुनाव का रास्ता खुल गया है। आज इस सब पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिस भी राज्य में तीसरे नंबर पर गई है वहां उसकी वापसी नहीं हो पाई है। हो सकता है कि इसके एकाध अपवाद हों, लेकिन यह एक स्थापित तथ्य है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर गई तो वापसी नहीं कर पाई। यही हाल बिहार और तमिलनाडु का है। झारखंड में भी वह तीसरे नंबर की पार्टी है तो वहीं पड़ी हुई है, उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। इसलिए कांग्रेस के नेता कई राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर आशंकित हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी पार्टी खत्म न हो जाए। हरियाणा में कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई है। इसी तरह पहली बार महाराष्ट्र में कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। वह क्षेत्रीय पार्टी एनसीपी के लगभग बराबर है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के चुनाव में भी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। वहां टीडीपी बनाम वाईएसआर कांग्रेस का मुकाबला बन गया है। तेलंगाना में जरूर कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और वहां पार्टी नेताओं को वापसी की उम्मीद है, क्योंकि केंद्र की कांग्रेस सरकार ने ही नया राज्य बनवाया था। दिल्ली में भी कांग्रेस पहली बार तीसरे नंबर पर पहुंची है और हाल के सर्वेक्षणों से यह जाहिर हुआ है कि अभी चुनाव हो तो आपकी बढ़त बनी रहेगी, यानी मुकाबला भाजपा बनाम आपका ही होगा। तीसरे नंबर पर जाकर वापसी नहीं करने का इतिहास कांग्रेस नेताओं की चिंता बढ़ा रहा है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मई में आई है, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित होने और उनके आक्रामक प्रचार अभियान के बाद जनवरी से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से बड़ी संख्या में लोगों का रुझान पड़ने लगा है। संघ के जानकार सूत्रों के मुताबिक जनवरी से सितंबर के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 4,500 नई शाखाएं शुरू हुई हैं। इससे पहले 2012 से 2014 के बीच औसतन 2000 शाखाएं खुल रही थी। हालांकि उसमें भी आने वाले लोगों की संख्या काफी थी। संघ की शाखाओं में आने वाले ज्यादातर लोग बुजुर्ग थे और युवाओं का रुझान काफी कम था, पर अब हालात बदल गए हैं। माना जा रहा है कि अगले 5 साल में संघ की पहुंच उन इलाकों में भी हो जाएगी जहां इसका असर कम रहा है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ की शाखाओं से प्रधानमंत्री निकलते हैं। उनके इस बयान से संघ के अभियान को बहुत तेजी मिलने का अनुमान है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो संघ की शाखा से निकले हैं। इस बात का भी बहुत प्रचार हुआ है कि संघ की शाखा से 2 मुख्यमंत्री निकले हैं। बीजेपी ने हरियाणा में एक पूर्णकालिक प्रचारक मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया तो महाराष्ट्र में भी संघ से जुड़े रहे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। सो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वालों का रुझान संघ की ओर बढ़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पार्टी के लिए कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता उनको एक आम नागरिक बताकर उनको कांग्रेस से अलग कर रहे हैं, लेकिन वे एक ही साथ अपनी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए मुसीबत बन गए हैं।
दूसरी ओर उन पर हमले भी दो तरफा होने लगे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के तो निशाने पर हैं ही, साथ ही कांग्रेस में भी उस खेमे के नेताओं के निशाने पर हैं जो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। ऐसे कई नेता हैं जो प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ की मुहिम से परेशान हैं। वे भी वाड्रा के खिलाफ खबरें प्लांट कर रहे हैं। पत्रकार के साथ बदसुल्की के मामले में रॉबर्ट वाड्रा फंसे तो सबसे पहली प्रतिक्रिया में कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कहा कि पत्रकारों के साथ आचरण सही होना चाहिए। उन्होंने वाड्रा को कटघरे में खड़ा किया। बताया जा रहा है कि राहुल को बनाए रखने वाले नेताओं की टीम यह बात फैला रही है कि अगर प्रियंका को पार्टी में सक्रिय किया जाता है तो भाजपा को वाड्रा के जरिए उनको निशाना बनाने का मौका मिलेगा और तब पार्टी ज्यादा बदनाम होगी। इस आधार पर प्रियंका का रास्ता रोका जा रहा है। सो वाड्रा दो तरफा निशाने पर हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर हैं और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। दिल्ली विधानसभा भंग करने की उपराज्यपाल की सिफारिश को आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर कर लिया और अब इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले कल उपराज्यपाल ने सभी पार्टियों से मिलकर सरकार बनाने की संभावनाओं के बारे में बात की थी, जिस पर सभी पार्टियों ने विधानसभा भंग कराकर चुनाव कराने की मांग की थी। गौरतलब है कि दिसंबर 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने 49 दिन तक सरकार चलाने के बाद 14 फरवरी 2014 को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 17 फरवरी से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है। दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफारिश को मंजूरी मिलने के बाद भाजपा के प्रदेश प्रभारी प्रभात झा ने कहा है कि पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अपना कोई भी सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। भाजपा का चेहरा कमल होगा। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तर्ज पर पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी और कहानी दोहराएगी। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूँ। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उपाध्याय ने कहा कि वे भाजपा पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सीआईसी पैनल में शामिल कर दिया है। सीआईसी पैनल के जरिए मुख्य सूचना आयुक्त का चयन किया जाता है। 3 सदस्यों वाले सीआईसी पैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खड़गे के अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पैनल में शामिल करने का फैसला कानून मंत्रालय से राय लेने के बाद किया गया है। गौरतलब है कि सीआईसी पैनल में प्रधानमंत्री प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री 2 अन्य सदस्यों को नियुक्त करेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष का होना आवश्यक है। लोकसभा में संख्या न होने की वजह से नेता प्रतिपक्ष का पद खड़गे को नहीं दिया गया था। इसके बावजूद उन्हें सीआईसी पैनल में शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने आज मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धनपतियों से दूर रहना चाहिए। जोशी ने मोदी सरकार के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधा और कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, वो जब चाहें तब किसी का चूल्हा बंद करवा सकते हैं और जब चाहें तब शुरू करवा सकते हैं। उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से रसोई गैस की कीमत कम करने को कहा है। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि पाकिस्तान भारतीय सेना से मुकाबला करने के लिए आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रहा है। पेंटागन ने अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा है कि अफगानिस्तान और भारत के क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकवादी पाकिस्तान से लगातार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इन आतंकी बलों का इस्तेमाल अफगानिस्तान में अपने प्रभाव में आई कमी के खिलाफ और भारत की श्रेष्ठ सेना से मुकाबला करने के लिए कर रहा है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। दिल्ली में भाजपा का पहले ही चुनाव के लिए तैयार नहीं होना हैरानी वाली बात है। दरअसल प्रदेश में भाजपा का जो संगठन है और नेतृत्व की जैसी कमी है, उसके चलते दुविधाएं थी। हिसाब से कांग्रेस और आप दोनों का ग्राफ लगातार उतार पर है। भाजपा को फैसले में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारतीय जनता पार्टी का साहस लौट आया है। उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात में दिल्ली के भाजपा नेताओं ने कहा कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए विधानसभा भंग करके नए चुनाव कराए जाएं। भाजपा को यह बात कायदे से लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कहनी चाहिए थी, लेकिन तब वे यह साहस नहीं जुटा पाए। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और उसके उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ था। उन्हें 5-5 लाख तक वोट मिले। इससे भाजपा नेताओं के हौसले पस्त हुए थे। 7 सीटें जीतने के बाद भी भाजपा यह हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि वह चुनाव में जाए। उन्हें लग रहा था कि जमीनी स्तर पर आपका असर कायम है और कहीं विधानसभा में पिछले चुनाव के नतीजे न दोहरा दिए जाएं। आम आदमी पार्टी की चिंता में ही भाजपा ने किसी तरह से सरकार बनाने की कोशिश की। ऐसी चर्चा रही कि भाजपा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा की सरकार बनाने की कोशिश की वजह से ही उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर पूछा था कि वे भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं।
राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी भी दे दी थी, जिसकी सूचना केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली विधानसभा भंग करने और नए चुनाव करने के लिए एक याचिका अरविंद केजरीवाल ने दायर की थी, जिस पर संविधान बेंच सुनवाई कर रही है। यानी भाजपा की हिचक ने इस मामले को सर्वोच्च कानूनी स्तर का विवाद बना दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद भी भाजपा दिल्ली में तुरंत चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दिल्ली से सटे हरियाणा में भाजपा को अकेले पूर्ण बहुमत मिला है, जहां वह 4 विधायकों की पार्टी थी। तभी माना जा रहा था कि हरियाणा की जीत के तुरंत बाद भाजपा चुनाव की मांग कर देगी और झारखंड व जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने की उधेड़-बुन में लगी रही। कहा जा रहा है कि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक मैसेज दिया और कहा कि जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की जरूरत नहीं है। तब भाजपा ने उपराज्यपाल से मिलकर चुनाव कराने की मांग की। असल में भारतीय जनता पार्टी की दुविधा के 2 कारण थे। पहला कारण आम आदमी पार्टी की चिंता थी। भाजपा नेताओं को पता है कि आपके समर्थकों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं। उन्होंने लोकसभा में मोदी को वोट किया था, लेकिन विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को वोट दे सकते हैं और तब फिर दिल्ली में वैसे ही हालात बनेंगे जैसे दिसंबर 2013 के चुनाव के बाद बने थे। दूसरी दुविधा पार्टी नेताओं की आपसी खींचतान के कारण थी। जो नेता जीते हुए हैं वे किसी हाल में दोबारा चुनाव में नहीं जाना चाह रहे थे। उनकी कोशिश थी कि सरकार बने। हारे हुए नेता फिर से चुनाव के लिए दबाव डाल रहे थे और ज्यादा नैतिक स्टैंड ले रहे थे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दोनों तरह के नेताओं की बात रखी। सरकार बनाने की बात करने वालों को उसका मौका दिया गया, लेकिन वे सम्मानजनक तरीके से यह काम नहीं कर पाए तो चुनाव में जाने का निर्देश दिया गया। अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजधानी दिल्ली के ताजा राजनीतिक हाल पर चर्चा करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत उहापोह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को लेकर सुनवाई की। भाजपा नेताओं की उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद अब तस्वीर बदली। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोरा है। पंकज जी, 8-9 महीने की उहापोह दुविधा के बाद अंततः दिल्ली में चुनाव की नौबत आती लगती है। क्या लगता है इससे कि जो भाजपा सरकार दुविधा में जैसी रही कि सरकार बनाए न बनाए, तो अंततः इसमें सही साबित कौन हुआ? देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जब ये इस्तीफा दिया था और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिकमेंडेशन की थी कि विधानसभा को भंग किया जाए, लगता है वो सही थे, क्योंकि एक कैबिनेट डिसीजन था और वो एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट का डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और उसका जो निर्णय आना अभी फाइनल सुप्रीम कोर्ट का आना बाकी है। पर ये कि भाजपा ने इतना सोच विचार, इतनी दुविधा में क्यों रही? भाजपा में ये कॉन्फिडेंस, दिल्ली को लेकर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बना? देखिए, एक तो भाजपा के सामने सबसे बड़ी दिल्ली में कमजोरी ये है कि भाजपा का कोई मदन लाल खुराना जी के बाद कोई एक लीडर नहीं है। वो लीडरलेस पार्टी है दिल्ली में। डॉक्टर हर्षवर्धन को पिछली बार प्रोजेक्ट किया गया था और जब भाजपा के 32 सीटें आई थी, उन्होंने मना कर दिया था कि हमारे पास नंबर नहीं है, सरकार नहीं बनाएंगे। अब हर्षवर्धन जी यूनियन केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनके बाद कौन भाजपा को लीड करेगा, इसके ऊपर दुविधा रही है। तो जगदीश मुखी जी का नाम तय हुआ था। आज से 3 महीने पहले कांग्रेस के 8 में से 6 लोगों को सुना है तोड़ लिया गया था, पर भाजपा ने इतनी देर कर दी थी कि उन 6 में से 2 वापस चले गए, जिस कारण से उनकी सरकार नहीं बन पाई। आम आदमी पार्टी ने इन द मीनवाइल जो है कि एक तरह से पूरा शोर मचा दिया था कि भाजपा जो है खरीद फरोश की राजनीति कर रही है। मतलब ये कि प्रदेश के भाजपाई नेता, प्रदेश का भाजपा संगठन अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के सामने एक तरह से देखा जाए तो कॉर्नर रहे हैं। वो मतलब उनमें न तो कॉन्फिडेंस हुआ और वो उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं हुए थे। देखिए, उस वक्त इनकी सोच शायद ये थी कि अगर हम सरकार बनाएंगे भी तो भी भाजपा की सरकार होगी। अब केंद्र का प्रेसिडेंट रूल अगर दिल्ली में चल रहा है तो भी भाजपा की सरकार है, तो क्या फायदा। और उसमें जो है कि 2 मत थे। एक चाहते थे कि इलेक्शन कराया जाए, मोदी वेव का फायदा उठाया जाए और इमीडिएटली इलेक्शन कराया जाए। दूसरा मत था कि सरकार बनाई जाए और उसको चलाया जाए, चाहे माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो, आहिस्ता आहिस्ता करके एडजस्टमेंट करके ये आम आदमी पार्टी को चाहे तोड़ा जाए, चाहे ये कांग्रेस को तोड़ा जाए, उस तरह का। और तीसरा एक और मत था कि एक ऑल्टरनेट ढांचा जो कि दिल्ली असेंबली से अलग जो इस
जो प्रेजेंट दिल्ली असेंबली से अलग हटके हो, जिसमें अगर इन द इवेंट की भाजपा के एंटी भाजपा सरकार बनती है, कोई सरकार आए तो केंद्रीय सरकार को एम्बेरस ना कर पाए, उसके ऊपर भी सोच विचार हुआ था। नहीं तो उस अनुसार, आपके अनुसार क्या लगता है, भाजपा क्या किसी चेहरे को प्रोजेक्ट करेगी या फिर हरियाणा के अंदाज में बिना किसी चेहरे, बिना उसके केवल नरेंद्र मोदी की हवा पर ही चुनाव लड़ेगी? देखिए, भाजपा के पास कोई दिल्ली में प्रोजेक्ट करने के लिए चेहरा नहीं है। जैसे नहीं तो उसमें फिर एडवांटेज वाली स्थिति, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का बहुत स्ट्रांग मामला है, बहुत स्ट्रांग चेहरा है, तो फिर यही तो एक बड़ी दुविधा है। देखिए, अब नतीजा क्या होगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन भाजपा का जो कंटेस्ट होगा वो आम आदमी पार्टी के साथ होगा और कांग्रेस फिर से तीसरे नंबर पे आएगी। और जो है कि मेन कंटेस्ट जो है, अनलाइक हरियाणा और महाराष्ट्र, एक ऑल्टरनेट पार्टी है जो कि दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस से अलग एक तरह से लोगों के सामने ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करती है। वो देखिए, क्षेत्रीय पार्टी छत्रप वाला मामला और क्षेत्रीय पार्टी छत्रप वाला मामला जो हरियाणा में हुआ है या जो महाराष्ट्र में हुआ, उस तरह की एक वो भी स्थिति बनती है। अगर देखा जाए तो आप और अरविंद केजरीवाल का वजूद नहीं बनता हुआ लगता, लेकिन फिर भी ये भी अपनी जगह कि पिछले 6 महीनों में जो जमीनी जो हकीकत चेंज हुई है, उस अनुसार आपका क्या मानना है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है, इनके पास जो है कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो शिफ्ट करके आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया था। वो आम आदमी की तरफ गया है। जो मुसलमान वोट था, जैसे फॉर इंस्टेंस, उनको लगता है आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को रोक सकती है, वो पोलराइज भी उधर होगी, कांग्रेस को नहीं जाएगी। उसके अलावा दलित वोट, जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, अगर आप लोकसभा का भी चुनाव देखें, जबकि मोदी वेव इतनी स्ट्रॉन्ग थी, ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स कई जगह पे 5-5 लाख 4.5 लाख वोट पाए हैं, चाहे हारे हैं, लेकिन बहुत रिस्पेक्टेबल डिफीट रही है। तो इसलिए जो है कि उनको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। भाजपा को अगर सरकार बनानी है तो आम आदमी पार्टी को ओवरकम करना पड़ेगा। और लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस का वोट अगर खिसकेगा तो उससे भाजपा को फायदा नहीं होता हुआ लगता है, वो आप पार्टी को ही होता हुआ लगता है। 100% जो है, जो कांग्रेस जितनी नीचे जाएगी उतना फायदा आम आदमी पार्टी को होगा। और जो है कि जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस के पास भी कोई लीडर नहीं है प्रोजेक्ट करने के लिए। इन्होंने 15 साल तक शीला दीक्षित के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था, और शीला दीक्षित वापस लौट आई है, तो क्या लगता नहीं कि शीला दीक्षित के नाम पर वापस वोट कांग्रेस सोचे और कांग्रेस को खड़ा होने की कोशिश करे? देखिए, पहले भी शीला दीक्षित के नाम पे कभी वोट पड़ा नहीं था और अब भी नहीं पड़ेगा। शीला दीक्षित पहली चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली में जो 26,500 वोट से हारी थी, अपनी सीट हार गई थी। तो वो किस तरह की लीडरशिप प्रोवाइड करेंगी मैं नहीं जानता। जो है कि मेरे को नहीं लगता शीला दीक्षित दोबारा आने की हिम्मत कर सकती हैं दिल्ली में, क्योंकि जब 26,500 में हार चुकी हैं तो उसके बाद जो है कि बहुत डिमोरलाइज्ड होंगी। नहीं, पर कांग्रेस हाईकमान आपके अनुसार क्या करेगा? वो भाजपा बनाम आप में मुकाबला होने देगा, या वो अपनी तरफ से अपनी दखल भी के लिए भी पूरी कोशिश मेहनत करेगा? नहीं, पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कई सीट्स हैं, जैसे हस्ताल है, या जिसमें मुकेश शर्मा कांग्रेस के जीत सकते हैं, कालका जी है, सुभाष चोपड़ा कांग्रेस के जीत सकते हैं। इस तरह की कुछ कांग्रेस की सीट्स हैं जो कांग्रेस को आ सकती हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग मौजूदा सीट्स हैं 8, उनमें से कई सीट्स जो 5 या 6 एमएलए निश्चित हारेंगे। तो जो है कि कांग्रेस का नंबर जो है वो 8 के लगभग या 8 से कम ही रहेगा। नहीं, लेकिन आपके अनुसार इससे माहौल त्रिकोणीय लड़ाई का बनेगा या आमने सामने का सीधा मुकाबला होता हुआ दिल्ली में लगता है? क्योंकि दिल्ली का मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा अहम और आगे के हिसाब से बहुत कांटे की लड़ाई होगी यहाँ। देखिए, मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मेन मुकाबला होगा। कुछ सीटों में ट्रायंगुलर फाइट के कारण कांग्रेस को बेनिफिट मिलेगा। जी, आपके अनुसार क्या लगता है आपको कि ये राष्ट्रपति शासन खत्म करके क्या ये झारखंड के साथ संभव है चुनाव हो जाए, या ये जाके जनवरी-फरवरी तक जाएगा? देखिए, मेरे को लगता है फरवरी से पहले चुनाव हो नहीं पाएगा, क्योंकि 15 जनवरी और 30 जनवरी के बीच में 26 जनवरी के रिलेटेड वो है, और झारखंड का तो ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन हो चुका है, तो उतनी जल्दी भी नहीं हो पाएगा। ये जो 3 बाई इलेक्शंस दिल्ली में जो ये इन्होंने अनाउंस किए थे, ये रद्द हो जाएंगे। ये तो रद्द हो जाएंगे। और एक कारण जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए जा रही है, ये कारण भी है, ये तीनों जो चुनाव हो रहे थे बाई इलेक्शन, चाहे वो तीनों सीटें पहले भारतीय जनता पार्टी में थी, इस बार ये मुमकिन था कि तीनों में से जो है शायद कोई भी भारतीय जनता पार्टी के पास सीट ना रहे। उसकी चिंता में भी कि भाई इससे अच्छा तो बेहतर चुनाव में जाया जाए, ये फैसला हुआ। हाँ जी, और मोदी की लीडरशिप का और मोदी का जो इमेज है इस वक्त, जो इतना मेगा इमेज है, उसका फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की चेष्टा की जाए। जी पंकज जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।